वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमें कोई भी रूट कंस्ट्रक्ट नहीं करना है। हम वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए थोड़ी ना कोई सड़क बनाते हैं, बस अपनी शिप को पानी के अंदर उतारा और चल दिए। हमें इसीलिए कोई भी रूट कंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ता है बिकॉज ऑल द ओशंस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। तुम खुद भी नोटिस कर सकते हो कि पैसिफिक और अटलांटिक ओशन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बट अगर ये पैसिफिक और अटलांटिक ओशन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते तब शायद हमें शिप को पैसिफिक ओशन में पहुंचाने के लिए ऐसा रूट कंस्ट्रक्ट करना पड़ता। वाटर ट्रांसपोर्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें दोनों एंड्स पर पोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। इस पोर्ट से सामान को लोड कर कर ये शिप दूसरे पोर्ट पर सामान को अनलोड करेगी। वाटर शिप्स को इन पोर्ट्स में पार्क किया जाता है। ये सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ये चीपेस्ट इसीलिए है बिकॉज वाटर का फ्रिक्शन कम होता है। फ्रिक्शन का मतलब होता है एक ऐसा फोर्स जो तुम्हें आगे चलने से रोकता है। ये चीज तुमने नोटिस करी होगी कि जब भी तुम साइकिल के पैडल मारने बंद कर देते हो तो साइकिल अपने आप रुक जाती है, और ये सब होता है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। अगर हम माइक्रोस्कोप लेकर देखें तो हमें पता लगेगा कि साइकिल का टायर और रोड दोनों ही उबड़ खाबड़ हैं। साइकिल चलाते समय दोनों का उबड़ खाबड़ सरफेस एक दूसरे में फंस जाता है। रोड हमारी डायरेक्शन की ओपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। थोड़ी देर तक अगर ये फोर्स कंटिन्यूअसली लगता रहता है तो हमारी साइकिल रुक जाती है। ये सब ऑब्जर्व करने के लिए तुम्हें माइक्रोस्कोप चाहिए। इसे तुम साइकिल समझो और इसे तुम रोड समझो। ये रोड साइकिल के ओपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है और इसी फ्रिक्शन की वजह से हमारी साइकिल थोड़ी देर में रुक जाती है। इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर कर साइकिल में पैडल मारने पड़ते हैं। अगर ज़्यादा फ्रिक्शन होता है तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, और कम फ्रिक्शन होता है तो कम एनर्जी लगानी पड़ती है। अगर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ज़मीन और पानी को देखें तो पानी कुछ इस टाइप में दिखेगा और ज़मीन कुछ इस टाइप में दिखेगी। और क्योंकि पानी इतना उबड़ खाबड़ नहीं है इसीलिए वहां पे फ्रिक्शन फोर्स कम होता है, और इसीलिए शिप की एनर्जी मतलब डीजल कम खर्च होता है, और इसीलिए हमारी एनर्जी कॉस्ट कम हो गई, मतलब डीजल का खर्चा कम हो गया। वाटर ट्रांसपोर्ट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 सी रूट, नंबर 2 इनलैंड वाटरवेज। इन्हें हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये दो कंट्रीज हैं, कंट्री ए और कंट्री बी के बीच में ओशंस एंड सीज हैं। अगर शिप इन ओशंस एंड सीज की हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन करती है तो उसे हम कहते हैं सी रूट, और अगर वो शिप बी लैंड की रिवर में ट्रांसपोर्टेशन करेगी तो उसे हम कहेंगे इनलैंड वाटरवेज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सी रूट्स। हम सब जानते हैं कि वाटर का फ्रिक्शन कम होता है, इसीलिए इन सी रूट्स को स्मूथ हाईवे कहा गया है। सी रूट्स आर ट्रेवर्सेबल इन ऑल डायरेक्शंस। ये एक ओशन है और इस ओशन में ये तुम्हारी शिप है। अब हम अपनी शिप को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, बट रोडवेज में या तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे या फिर इस डायरेक्शन में। सी रूट में हमें कोई भी रोड कंस्ट्रक्ट नहीं करनी पड़ती। सी रूट्स में कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती है। जब हमने पानी के अंदर सड़क बनाई नहीं तो हमें मेंटेन भी नहीं करनी पड़ेगी। सी रूट्स की हेल्प से हम बल्कि मटेरियल को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे पहुंचा सकते हैं बहुत ही सस्ते दामों में। आज के समय में हम सी रूट्स का इस्तेमाल शिप्स चलाने के लिए करते हैं। ये चीज़ हमें बताती है कि ह्यूमन कैसे अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढल जाता है। पहले के ज़माने में हम एक ही शिप के अंदर पैसेंजर्स और गुड्स दोनों को ट्रांसपोर्ट करते थे, लेकिन आज के टाइम में पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास पैसेंजर शिप हैं और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कार्गो शिप। आज के मॉडर्न शिप्स में काफ़ी सारे नेविगेशन एड्स हैं।
नेविगेशन एड्स का मतलब होता है ऐसे टूल जो हमारी जर्नी को इजी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडार। सपोज करो कि ये तुम्हारी शिप है। इस रेडार की हेल्प से हम अपने आसपास वाली शिप को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारी शिप के पास एक ये शिप है, एक ये है और एक ये है। रेडार की हेल्प से दो शिप की टक्कर होने से बच जाती है। नेक्स्ट नेविगेशन एड आता है वायरलेस। वायरलेस का मतलब है वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस। अगर समुद्र में कोई तूफान आने वाला है तो कंट्रोल रूम इसकी जानकारी वायरलेस की हेल्प से शिप को दे देगा। वायरलेस की हेल्प से ये दोनों शिप एक दूसरे से हेल्प भी मांग सकते हैं। नेविगेशन एड का एक और एग्जाम्पल है ऑटो पायलट। अगर तुमने अपने शिप को इस डायरेक्शन में छोड़कर ऑटो पायलट का बटन दबा दिया तो ये शिप ऑटोमेटिकली इसी डायरेक्शन में आगे चलती चली जाएगी जब तक कैप्टन इसका ऑटो पायलट बटन ऑफ नहीं करता है। रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स के आने से पेरिशेबल गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना इजी हो गया है। जो सामान जल्दी खराब हो जाता है उसे हम पेरिशेबल गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऐसे ही खुला छोड़ दोगे तो वो 2-4 दिन में सड़ने चालू हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को फ्रीजर के अंदर स्टोर करते हो तो ये लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे। ये कार्गो शिप 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, टैंकर्स। ये शिप्स लिक्विड एंड गैसियस मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं जैसे पेट्रोल। और सेकंड टाइप के कार्गो शिप होते हैं कंटेनर्स। ये शिप्स सॉलिड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि ट्रक के पीछे कंटेनर लगे होते हैं। तो सबसे पहले इन कंटेनर्स के अंदर सॉलिड मटेरियल को भरा जाता है और फिर इन कंटेनर्स को शिप के ऊपर लोड कर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब हम वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट सी रूट्स को पढ़ने वाले हैं। हम सबको पता है कि ये अटलांटिक ओशन है। इस अटलांटिक ओशन के 2 पार्ट्स हैं। ये है नदर्न अटलांटिक और ये है सदर्न अटलांटिक। ये है नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए और ये है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। इन रीजन्स में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट यूएसए को यूरोप में कोई आइटम ट्रांसपोर्ट करना है तो यूएसए के शिप नदर्न अटलांटिक ओशन को पार करके यूरोप पहुंचेंगे। सो इस सी रूट का नाम क्या हो गया? नॉर्दर्न अटलांटिक सी रूट। देखो, मैप की हेल्प से अपने दिमाग में कंट्रीज बिठाते चलो। अब हम पढ़ेंगे नॉर्थ अटलांटिक सी रूट के बारे में। इस सी रूट का दूसरा नाम है बिग ट्रंक रूट। ये पूरे वर्ल्ड का बिजिएस्ट सी रूट है। ये रूट नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए को नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप से जोड़ता है। देखो, अगर इन्हें याद करने में कंफ्यूजन हो रही है तो नॉर्मल तुम ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों कंट्रीज में हाईली एडवांस पोर्ट्स कंस्ट्रक्ट करे गए हैं। वर्ल्ड का 1/4 फॉरेन ट्रेड इसी रूट से किया जाता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है केप ऑफ गुड होप सी रूट के बारे में। इस सी रूट का नाम केप ऑफ गुड होप इसीलिए पड़ा क्योंकि साउथ अफ्रीका में इस पॉइंट को केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। ये रूट वेस्ट यूरोपियन एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करता है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक दोनों ओशंस का इस्तेमाल हुआ है। ये है ब्राजील और ये है साउथ अफ्रीका। ये है साउथ अफ्रीका का पोर्ट केप टाउन और ये है ब्राजील का पोर्ट रियो दी जेनेरियो। अगर कोई शिप केप ऑफ गुड होप सी रूट का इस्तेमाल कर रही है तो इसका मतलब है कि वो शिप ट्रांसपोर्टेशन के लिए अटलांटिक ओशन का इस्तेमाल कर रही है। ये रूट वेस्ट यूरोप एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करता है। लेकिन इस रूट के ऊपर कम ट्रैफिक है। मतलब इस रूट पे बहुत कम शिप ट्रैवल करती हैं क्योंकि इस रूट पे ज्यादा ट्रेड नहीं होता है। और इसके रीजंस हैं, नंबर 1, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका की कंट्रीज में लिमिटेड डेवलपमेंट हो रखा है। फॉर एग्जाम्पल, इन कंट्रीज में कम पोर्ट फैसिलिटीज हैं। सेकेंड पॉइंट, सिर्फ ब्राजील और साउथ अफ्रीका में ही हमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। अगर कम इंडस्ट्रीज हैं तो कम ही प्रोडक्ट्स बनेंगे और दूसरी कंट्री में कम ही सामान भेजा जाएगा। थर्ड पॉइंट, दोनों कॉन्टिनेंट में लिमिटेड पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन कम है तो डिमांड कम है। उस कम डिमांड को फुलफिल करने के लिए कम ही प्रोडक्ट्स भेजे जाएंगे। फोर्थ पॉइंट,
दोनों कॉन्टिनेंट में सिमिलर प्रोडक्ट्स एंड रिसोर्सेज मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों में बहुत ज़्यादा गोल्ड निकलता है। अब साउथ अमेरिका अफ्रीका से गोल्ड नहीं मंगाएगा क्योंकि साउथ अमेरिका के पास खुद इतना सारा गोल्ड है। तो इन 4 रीजंस की वजह से केप ऑफ गुड होप सी रूट पर ट्रैफिक कम है। पहले यूरोप से इंडियन ओशन पहुंचने के लिए केप ऑफ गुड होप सी रूट का इस्तेमाल किया जाता था। इस रूट से बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था, तो यहाँ ज़मीन को काट कर एक कैनाल बनाया गया। यूरोप से इंडियन ओशन आने के लिए अब इस कैनाल का इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योंकि इस कैनाल की वजह से यूरोप से इंडियन ओशन आने का टाइम और डिस्टेंस कम हो गया था। अगर ये कंट्री इस रूट को फॉलो करती है तो इसे इंडियन ओशन पहुंचने में कम टाइम और डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और अगर ये कंट्री इस रूट को चूज करती है तो इसे कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। सो डिस्टेंस कम करने वाली कैनाल का नाम है सुएज कैनाल। सिमिलरली ईस्ट अफ्रीका से वेस्ट अफ्रीका पहुंचने में बहुत टाइम लगता था, तो इन लोगों ने भी इस लैंड को कट करके एक कैनाल बना ली, और अब ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट पहुंचने के लिए टाइम और डिस्टेंस दोनों कम हो गए, और इस वाली कैनाल का नाम है पनामा कैनाल। अभी थोड़ी देर में हम इन कैनाल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हम अपना नेक्स्ट सी रूट पढ़ लेते हैं। ये है मेडिटरेनियन सी। मेडिटरेनियन सी को ओल्ड वर्ल्ड का हार्ट बोला जाता है। ओल्ड वर्ल्ड में एशिया, अफ्रीका और यूरोप की कंट्रीज आती हैं। मेडिटरेनियन से इंडियन ओशन पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। नंबर 1 केप ऑफ गुड होप सी रूट एंड नंबर 2 सुएज कैनाल। ये रूट वेस्टर्न यूरोप को वेस्टर्न अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से कनेक्ट करता है। इन शॉर्ट मेडिटरेनियन को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है, और इसीलिए इसका नाम है मेडिटरेनियन इंडियन ओशन सी रूट। सुएज कैनाल का इस्तेमाल करके भी मेडिटरेनियन से इंडियन ओशन पहुंचा जा सकता है। कुछ लोग इसे पोर्ट सईद कहते हैं और कुछ लोग इसे पोर्ट सेड कहते हैं। हम इसे पोर्ट सेड कहेंगे। ये है पोर्ट सुएज, ये है पोर्ट एडन, ये है पोर्ट मुंबई, ये है पोर्ट कोलंबो और ये है पोर्ट सिंगापुर। ये सी रूट वेस्टर्न यूरोप को वेस्टर्न अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को कनेक्ट करता है, और ये दूसरा रास्ता सुएज कैनाल वाला है। अगर तुम ध्यान से देखो तो फर्स्ट रूट हमारा मेडिटेरेनियन सी से पास नहीं होता है, पर सुएज कैनाल ओपन होने के बाद ये रूट मेडिटेरेनियन सी से पास होने लग गया। सो चलो अब हम मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट के बारे में पढ़ते हैं। इट पासेस थ्रू हार्ट ऑफ ओल्ड वर्ल्ड। मैंने बताया था कि मेडिटेरेनियन सी को हार्ट ऑफ ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। पोर्ट सेड, पोर्ट एडन, पोर्ट मुंबई, पोर्ट कोलंबो, पोर्ट सिंगापुर, ये सब इस रूट पर कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। कोई भी 1 या 2 पोर्ट याद कर लो। पहले के समय में अगर हमें मेडिटेरेनियन सी से इंडियन ओशन तक पहुंचना था तब हम केप ऑफ गुड होप से होते हुए जाते थे। फिर बाद में सुएज कैनाल का कंस्ट्रक्शन होता है, और ये सुएज कैनाल मेडिटेरेनियन सी से इंडियन ओशन तक पहुंचने का डिस्टेंस और टाइम कम कर देता है। इट कनेक्ट यूरोप विथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। वेस्ट अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका के बीच में ट्रेड बढ़ रहा है बिकॉज मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट की वजह से हम नेचुरल रिसोर्सेज जैसे गोल्ड, डायमंड, कॉफ़ी, फ्रूट्स को वेस्ट अफ्रीका से ईस्ट अफ्रीका तक पहुंचा सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट सी रूट की तरफ बढ़ते हैं। ये है पैसिफिक ओशन, ये है नॉर्थ पैसिफिक और ये है साउथ पैसिफिक। नॉर्थ पैसिफिक सी रूट की वजह से नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न पार्ट एशिया से कनेक्टेड है, और साउथ पैसिफिक सी रूट की वजह से नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये जो इनके पास आइलैंड्स हैं इनसे कनेक्टेड हैं। यहाँ पे आता है पोर्ट होनोलुलु।
जो शिप पैसिफिक ओशन को क्रॉस करते हैं वो होनोलुलु पर फ्यूल भरने के लिए, खाने पीने का सामान लेने के लिए रुकते हैं। इसे साउथ पैसिफिक सी रूट का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका का ये शिप पहले होनोलुलु पर रुकेगा और वेस्टर्न यूरोप का शिप भी होनोलुलु पर रुकेगा और फिर पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अब इसे नॉर्थ पैसिफिक सी रूट का एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। जैसे नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट से जो भी शिप आ रही है पहले वो होनोलुलु पर रुकेगी और उसके बाद एशिया पहुंचेगी। इसका मतलब चाहे नॉर्थ पैसिफिक सी रूट हो या साउथ पैसिफिक सी रूट हो, होनोलुलु दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। ये कनाडा का वैनकूवर है जो कि योकोहामा से डायरेक्टली कनेक्टेड है। पैसिफिक ओशन में ये एक लौता ऐसा रूट है जिसकी शिप होनोलुलु पर नहीं जाती है। इस रूट की शिप डायरेक्ट योकोहामा से वैनकूवर और वैनकूवर से योकोहामा जाती हैं। ग्रेट सर्कल रूट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल ये दो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के बीच में ट्रांसपोर्टेशन या तो इस रास्ते से होगा या फिर इस रास्ते से होगा या फिर इस रास्ते से होगा। अब तुम ये बताओ कि इन तीनों में से ग्रेट सर्कल रूट कौन सा होने वाला है? ऑब्वियसली ये वाला रूट, बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वैनकूवर और योकोहामा दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। डायरेक्ट रूट ऑन ग्रेट सर्कल लिंक्स योकोहामा टू वैनकूवर। अब हम नॉर्थ पैसिफिक सी रूट को डिस्कस कर लेते हैं। ये रूट नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट को एशिया के साथ कनेक्ट करता है। नॉर्थ पैसिफिक सी रूट में काफी सारे रूट हैं जो होनोलुलु से पास होते हैं। जैसे इस रूट के बीच में होनोलुलु आ गया और इसके बीच में भी होनोलुलु आ गया। नॉर्थ पैसिफिक सी रूट में एक ऐसा रूट भी है जो होनोलुलु से पास नहीं होता, दैट इज योकोहामा टू वैनकूवर। अब हम नॉर्थ अमेरिका के पोर्ट्स को एक ट्रिक से लर्न करेंगे। सेंटा वैन में बैठकर पोर्ट जा रहे थे, तभी उनकी नजर वैन के शीशे पे पड़ती है और वो अपना कंसंट्रेशन लूज कर देते हैं। वैन से हो गया वैनकूवर, पोर्ट से हो गया पोर्टलैंड, शीशे के सी से हो गया सियाटल, सा से हो गया सैन फ्रांसिस्को और लूज के लॉस से हो गया लॉस एंजलिस। अब हम एशिया के पोर्ट्स भी इसी ट्रिक से याद करेंगे। अब सवाल उठता है कि सेंटा ने शीशे में ऐसा देख क्या लिया था कि उनका कंसंट्रेशन लूज हो गया। सेंटा ने यो हनी सिंह और मीका को शान से गाते हुए देख लिया। यो से हो गया योकोहामा, हनी से हो गया हांगकांग, सिंह से हो गया सिंगापुर, मीका के एम से हो गया मनीला, के से हो गया कोबे और शान से हो गया शांघाई। एक बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से याद हो जाएंगे। सारे याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो एक दो नाम याद कर लेना। नेक्स्ट हम साउथ पैसिफिक सी रूट को डिस्कस करेंगे। ये रूट वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज से कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ पनामा कैनाल। इस रूट पे होनोलुलु एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोस्टल शिपिंग। इसे एग्जाम्पल से समझो। अगर इंडिया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए शिप्स का इस्तेमाल करता है तो उसे हम कहते हैं कोस्टल शिपिंग, बिकॉज ये शिप इंडिया के कोस्ट के साथ पैरेलली ट्रैवल करेगा। कोस्टल शिपिंग करने के लिए कंट्री के पास लॉन्ग कोस्ट लाइन होनी चाहिए। लॉन्ग कोस्ट लाइन वाली कंट्रीज के एग्जाम्पल्स को हम एक ट्रिक से लर्न करेंगे। किसी ज़माने में दो मुर्गियाँ हुआ करती थी, एक के पास सीधा एस लेटर था और एक के पास उल्टा एस लेटर था। अब ये सीधे एस वाली मुर्गी उल्टे एस वाली मुर्गी का एस तोड़कर जेड बना देती है। इस बात पर इन दोनों मुर्गियों में झगड़ा हो जाता है। ये एक दूसरे की जमकर पिटाई करती हैं और दोनों आईसीयू में पहुंच जाती हैं। हमारी एक कंट्री हो गई एसएन जेडएन शेंजन स्टेट्स। आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना, यू से हो गया यूएसए। जो कंट्रीज यूरोपियन यूनियन का पार्ट है उन्हें शेंजन स्टेट कहा जाता है। तुम खुद देख सकते हो कि शेंजन स्टेट की कितनी बड़ी कोस्ट लाइन है। अब ज़रा खुद सोचो, अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सामान पहुंचाने के लिए कोस्टल शिपिंग का इस्तेमाल करेंगे
तो रोड्स पर कितना सारा ट्रैफिक कम होगा, और ट्रैफिक कम होने से रोड्स के ऊपर ट्रैफिक जैम मतलब कंजेशन की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। टाटा, बाय बाय।